AIMIM, इसी के साथ हैदराबाद से चलकर बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर पूरे प्रदेश की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही ओवैसी जी की पार्टी, जो एक तरफ मुसलमान समुदाय के हक के और हिस्सेदारी की बात हर जगह करती चली आ रही है, उसका ये मानना है कि बीजेपी की सरकार में मुस्लिमों का उत्पीड़न बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हो रहा है। तो ओवैसी जी की पार्टी का ये भी कहना है कि वो जिस तरीके से जनधारा अपनी हर देश में, हर राज्य में वो बनाते हुए चली आ रही है, तो राज्य कोई भी हो भारत देश में, वो हर जगह चुनाव लड़ेंगे, वो अपने हक हिस्से की लड़ाई जो है उसको बढ़ चढ़कर ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं। और उनके ऊपर कई बार आरोप भी लग चुके हैं। अदर पार्टियों का कहना है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। ऐसा आरोप ओवैसी जी की पार्टी के ऊपर कई बार थोपा जा चुका है, लेकिन ओवैसी जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है और अब उनकी तरफ से उनकी जो आवाज और बात रखेंगे वो प्रदेश के सचिव इरफान पठान जी हैं, जिनका मैं ANN प्रेजेंट सियासी घमासान मंच पे मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे एंकर अदीब सिद्दीकी जी उनसे रूबरू होंगे और आपको बताएंगे कि आने वाली सन 2022 विधानसभा चुनाव में क्या रूप होगा इरफान जी का, उनके शब्दों में। ANN प्रेजेंट सियासत के घमासान में हमारे इस क्रम में जो तीसरे मेहमान है वो है इरफान पठान साहब, जो प्रदेश सचिव हैं MIM के। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका ANN प्रेजेंट सियासत के घमासान में। ये एक बार टांडा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं 2017 में, और एक अहम कारण इनको माना गया था कि वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया, जो स्वर्गीय अजीमुल हक पहलवान साहब है। यहीं से शुरू कर लेते हैं, कितना सही है ये इल्जाम या कितना गलत है? देखिए, इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है। रही बात, हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमको ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इजाजत देता है कि हम कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसी में हमने 2017 में यहाँ चुनाव लड़ा। हमारे अलावा भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो यहाँ पे चुनाव में अपेयर किए हुए थी और उन्होंने भी वोटें ली। अभी इल्जामात है कि अगर देखा जाए तो मरहूम अजीमुल हक पहलवान साहब उससे पहले 84,000 वोट यहाँ से पाए थे जब चुनाव जीते थे। हमने मात्र 2070 वोटें जीत लिया यहाँ पे, और 2070 वोट अगर उसमें से 84,000 में से काट भी दिया जाता तो 2,000 वोट कम होनी थी। लेकिन अब की वो 73,000 वोट पाए और अलायंस भी था कांग्रेस का, तो अलायंस डॉक्टर मकसूद की जो 16,000 वोट थी वो भी उसमें ऐड होनी चाहिए। 84,000 तो नियर अबाउट 1 लाख वोट होनी चाहिए थी। तो बताइए और वोटें कहाँ गई अजीमुल हक पहलवान साहब की? तो ये तो इल्जामात है, कोई किसी भी आयत कर सकता है। हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे और अपना हक हुकूक इंशाअल्लाह ताला लेकर के ही रहेंगे। गठबंधन में कब तक फैसला आएगा? ओम प्रकाश राजभर के साथ आपके नेता ने बहुत दौरे किए, बहुत जगह जनसभाएं की, लेकिन अंत में बात नहीं बनी। तो गठबंधन पे क्या कोई नई रणनीति तैयार की है आपकी लीडरशिप में, आपके आला कमान ने? देखिए, गठबंधन अभी तक जो हमने यहाँ अम्बेडकर नगर जिले में तैयारी की है वो अपने बल पे ही की है। रही बात, अगर शीर्ष नेतृत्व कोई निर्णय लेता है किसी पार्टी से गठबंधन का, तो हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए तैयार हैं। अब जो भी निर्णय आएगा इंशाअल्लाह ताला मीडिया में बताया जाएगा। बातें कुछ इंटरनल चल रही हैं जिनकी जानकारी आ रही है, लेकिन आज हमारे प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसमें हमारे अब तक के 17 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। गठबंधन अगर नहीं भी होता तब भी कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। 100 सीटों पर तैयारी है, सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि हम 100 सीटों पे लड़े, हम 150 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब का बयान 100 सीटों पे हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, वो बयान पुराना बयान है। जब हमारी तमाम पार्टियों से बात चल रही थी, ओम प्रकाश राजभर जो पीआर के चाचा हैं वो हमारे साथ हुआ करते थे। लेकिन अब जिस हिसाब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बूम दिख रहा है प्रदेश के अंदर, और जिस हिसाब से मुसलमानों के साथ पार्शलिटी हो रही है,
मंचों से मुसलमानों को ढकेला जा रहा है, समाजवादी पार्टी के मंचों पे मुसलमानों की बेहुरमती की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरीके से अवेयर हो चुकी है कि हम अपनी जो वोट देंगे वो अपना हक हासिल करने के लिए देंगे, किसी की गुलामी साबित करने के लिए नहीं देंगे। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिन पहले कहा 80 बनाम 20। आपकी भाषा भी कुछ ऐसी लग रही है कि हम मुस्लिम अपने हक हुकूक के लिए वोट करेगा, तो क्या वाकई चुनाव 80 बनाम 20 कराने की रणनीति है MIM की भी और बीजेपी की भी? योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों बयान दिया और क्या सोच करके दिया ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी जो लड़ाई है 85 बनाम 15 की, जो डॉक्टर फरीदी की लड़ाई थी, जो मान्यवर काशीराम की लड़ाई थी, वही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है कि मूल निवासी एक तरफ और बाहरी एक तरफ। वही लड़ाई को लेकर के हम मान्यवर काशीराम जी ने जो मिशन छेड़ा था, जो डॉक्टर फरीदी ने मिशन छेड़ा था, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कि 85 एक तरफ और 15 एक तरफ, यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच में वोट मांगने के लिए? किन किन मुद्दों पे बात करेंगे? देखिए, मुद्दे तो सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है, किसी से छिपा नहीं है कि समाजवादियों ने क्या किया मुसलमानों के साथ, बसपाइयों ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया, ये मुद्दे किसी से अब छिपे नहीं रहे। देश की जनता बहुत चालाक है, गांव-गांव तक इंटरनेट फैसिलिटीज है, सारे लोगों को मालूम है कि चुनावी मुद्दे जो एजेंडे में दिए जाते हैं वो देश की जनता को गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं। हमारा सीधा सा एजेंडा है जो हम अपने मंचों से भी बयान करते हैं, जो हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कह रहे हैं कि शोषित, वंचित, दलित और मुस्लिम इस कम्युनिटी की जिनकी आवाजें सत्ता के गलियारों तक अनसुनी कर दी जाती है, उनकी आवाजों को हम उठाने का काम करेंगे, उनको न्याय व्यवस्था में पूरी तरीके से लाने का काम करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई 85 बनाम 15 की है और हर बार हर स्टेटमेंट में आपके आता है मुसलमानों के हक हुकूक की बात, मुसलमानों की लड़ाई। कैसे इकट्ठा करेंगे सर 85 को? हर बयान में मुसलमानों का जिक्र करके क्या इकट्ठा किया जा सकता है? आज हिंदुस्तान के अंदर अगर मजलूमों की बात शुरू की जाए तो मेरे ख्याल से पहले नंबर पे मुस्लिम कम्युनिटी आती है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है और खुले तौर पे हो रहा है। यहाँ पे धर्म सांसद लगाई जाती है, मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है खुले मंच से। यहाँ पे मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे जब चाहा जाता है मार दिया जाता है। आप ही के गांव का मामला था, अदीब साहब अब्दुल कादिर अंसारी को किस तरीके से मारा गया दाढ़ी और टोपी के नाम पे, ये किसी से छिपा नहीं है। तबरेज अंसारी को झारखंड में चोरी के झूठे इल्जाम के नाम पे 6 घंटे तक पीटा गया उस बच्चे को, जब तक कि वो मर नहीं गया। तो इस तरीके से आखिर कितनी बर्बरियत, कितनी मजालिम ढाने के बाद मुसलमान को आप ये कहने पे अभी नहीं बाज आ रहे हैं कि मुसलमानों को समाजवादी के साथ या बसपा के साथ जाना चाहिए। मुसलमान अपने हक की लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ रहा है, कोई भी पार्टी मुसलमानों को हक नहीं देना चाहती, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई नहीं देना चाहता। सब चाहते हैं कि मुसलमान एक बंधुआ मजदूर की तरीके से हमको वोट करे और अपना हक जब लेने की बात है वो घर पे बैठे। यही आरोप तो कल चंद्रशेखर आजाद ने लगा दिया समाजवादी के ऊपर कि दलितों को लीडर नहीं बनाना चाहते अखिलेश यादव। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो दलितों की बात कर रहे हैं, तो क्या ये गठबंधन फॉर्मूला तैयार हो सकता है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता भी हैं और माशाअल्लाह उनकी जो मैं तकरीरें, जो स्पीचें, जो सलाहियतें अल्लाह ने उनको दी हैं, वो हकीकत में उनके अंदर अपनी कौम को लेकर के एक जज्बा है। वो दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सेम वही काम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि जो हमारा समाज है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साथ उठाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। और ये हकीकत है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये कतई नहीं चाहती कि मुसलमान या दलितों की लीडरशिप डेवलप हो सके। आज बहन कुमारी मायावती जी क्या वजह है कि पूरी तरीके से खामोश है? क्या वजह है कि आरएसएस का शिकंजा उनकी गर्दनों तक पहुंच चुका है? क्या वजह है कि मुसलमानों को गठबंधन में नहीं लिया जाता? क्या वजह है 1.7% जाट समाज से गठबंधन
करके मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया जाता है? क्या वजह है 3% हर समाज को गठबंधन में लेकर के हिस्सेदारी दी जाती है, लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान जो 20% यहाँ से बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से, मुसलमानों को क्यों नहीं गठबंधन में लिया जाता? ये बैरिस्टर MIM के ऊपर नहीं हुआ है, ये पूरे मुस्लिम समुदाय को दिखाने की कोशिश की जा रही है। आलम बदी साहब को आपने देखा होगा कि 3 मरतबे का मौजूदा विधायक, उसको स्टूल पे बैठने के लिए फर्स्ट रो में जगह मिलती है, वहीं उसकी बेटे की उम्र के लोग उसके सामने कुर्सियों पे सीना तान करके बैठे हुए हैं। क्या वजह है यहाँ पे अभी जो है किचौचा से बिलोंग करने वाले जो गौस अशरफ साहब है, वो 200 गाड़ियां लेकर के आते हैं मंच में शामिल होने के लिए, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाता है? क्या वजह है जियाउद्दीन को आगरा के अंदर उसको ढकेल करके पीछे कर दिया जाता है? क्या वजह है कि मुसलमानों के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है? यही बताने की कोशिश की जा रही ना कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, तुम्हारा काम है गुलामी करना, तुम्हारा काम है यस मैन की तरह गेट पे खड़े रहना, तुम्हारा काम है दरी बिछाना, तुम्हारा काम है नारे लगाना, तुम्हारा काम है कुर्सी सीधी करना। इसके अलावा मुसलमान समाजवादी पार्टी में कोई हैसियत नहीं रखता। यही हकीकत है, ये तल्ख सच्चाई है। जी, आप मुझे ये बताएं कि अम्बेडकर नगर जिले में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? देखिए, हमारी बात कटेरी विधानसभा में भी चल रही है, इंशाअल्लाह ताला वहां भी टिकट की घोषणा बहुत जल्दी करेंगे। जलालपुर में भी चल रही है, अभी मैं मीटिंग करके आ ही रहा हूँ जलालपुर कैंडिडेट से, वहां भी इंशाअल्लाह ताला जलालपुर भी हम चुनाव जो है लड़ेंगे। टांडा में मैं खुद मौजूद हूँ, जो 2017 लड़ चुका हूँ। इस मर्तबे टांडा के माहौल के बारे में मेरे ख्याल से किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी टांडा विधानसभा से तो इतना डरी हुई है कि आज तक वो अपना कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पा रही है कि इरफान पठान के सामने किसको खड़ा किया जाए। इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वर्क किया है, और कोई ऐसा समाज नहीं था टांडा के अंदर जिसके लिए मैंने लड़ाई न लड़ी हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज न बुलंद की हो। हम उस तरीके से लड़ना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पे अगर कोई गैर मुस्लिम भी आएगा तो उसको हम न्याय दिला करके ही दम लेंगे। हमारी ये एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। जहां तक टिकट अनाउंसमेंट की बात है, वो तो पूरा जिला घबराया हुआ है कि कब अनाउंसमेंट होगी। खैर, सवाल ले लेते हैं, कोई सवाल अगर हो इरफान पठान साहब के लिए सियासत है घमासान में। थैंक यू सो मच।